बच्चों, आगे हम जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे उसमें अगला पॉइंट था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर का मतलब होता है खाद। खाद आप जानते होंगे, जैसे गाय का गोबर हो गया, पशुओं का गोबर हो गया, उससे जो बनती है उसको हम खाद कहते हैं। उसका बचा हुआ वेस्ट मैटर, यानी जो एनिमल एक्सक्रीसा होता है या फिर एनिमल का जो भेजा हुआ वेस्ट होता है, गोबर जिसे हम कहते हैं, उसी से ही खाद बनाई जाती है। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनको उर्वरक हिंदी में कहा जाता है। ये आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल मतलब इनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोल से निकलने वाले पदार्थों से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट की फॉर्म में। न्यूट्रिएंट आप जानते हैं, उनको भी, प्लांट्स को भी अपने न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बेसिकली 3 न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए होते हैं, N, P एंड K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये पदार्थ जो है, ये 3 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधे को चाहिए होते हैं। तो NPK कहा जाता है इनको। इसको जो है, अगर पौधे को हेल्दी ग्रोथ करानी है प्लांट को, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर जाने चाहिए। अभी कैसे जाएंगे? ये जाते हैं मैन्योर से या फर्टिलाइज़र से। मैन्योर मैं आपको कह चुका हूँ खाद, फर्टिलाइज़र उर्वरक। तो इन दोनों की हेल्प से ये सॉइल में चले जाते हैं। इनको सॉइल में गिराया जाता है, सॉइल के साथ ये वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर प्लांट्स अपनी रूट्स की हेल्प से इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है, कोई अगर पूछेगा कि हम खाद क्यों डालते हैं, तो हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए हम खाद डालते हैं, या जो मैन्योर है उनकी सप्लाई हम मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। सॉइल सप्लाइड मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर essential for the growth of plant. In certain areas, farmers grow crops after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the soil. देखो, माना हम किसी खेत में खेती कर रहे हैं। अगर हमने एक साल उस पर खेती की, फिर हमने दूसरे साल उस पर खेती की, तीसरे साल खेती की, तो बच्चों क्या हो जाएगा? उस प्लांट जो सॉइल है हमारी, उसके अंदर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ऐसे क्रॉप उगाते रहेंगे किसी खेत में, तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगी? कुछ समय बाद जो हमारी जो लैंड होगी वो बैरन हो जाएगी। बैरन मतलब बंजर हो जाएगी। तो अगर लगातार हम कल्टीवेट करते रहे, उसके ऊपर कंटिन्यूस कल्टीवेशन होता रहा, तो इसमें किसकी कमी हो जाएगी? न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं? जो प्लांट को चाहिए अच्छी ग्रो करने के लिए। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट जो हमारी जो सॉइल है, या तो उसको छोड़ना पड़ेगा कुछ साल के लिए, कुछ समय के लिए, या फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है, आगे बोल रहे हैं ये कि कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plants. तो बच्चों, इसी तरह हमने कहा कि अगर हम क्रॉप को लगातार बोना चाहते हैं तो हमें उस सॉइल में क्या मिलाने पड़ेंगे? न्यूट्रिएंट्स मिलाने पड़ेंगे। न्यूट्रिएंट की सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम? जब हम उसमें खाद मिलाएंगे या फिर फर्टिलाइज़र मिलाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्यूरिंग, यानी खाद मिलाना। और अगर हम जो है खाद ना मिलाएं, हम छोड़ दें खेत को ऐसे ही, तो उससे क्या होगा? हमें किस तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे? वीक प्लांट्स, जिनके हमें अच्छे प्रोडक्शन नहीं देंगे। माना एक गेहूं का पौधा है और उसकी जो बालियां हैं वो अच्छी कब होंगी? कब अच्छी बालियां लगेंगी उसमें? जब उसमें आपको उसको प्रॉपर सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर नहीं होगा तो उसमें छोटे छोटे दाने होंगे और छोटी बालियाँ होंगी। तो इस तरह आपको गेहूँ कौन सा अच्छा है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? तो सेकंड वाला ऑब्वियसली ख़राब है, ये पुअर प्लांट है, वीक प्लांट है। और ये आपका स्ट्रॉन्ग प्लांट है जिसमें कि आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीड्स देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसे प्लांट में होगा जहाँ पर मैन्यूरिंग अच्छी हो, ऐसे फील्ड में होगा जहाँ पर मैन्यूरिंग अच्छी हो रही होगी। जहाँ पे मैन्यूरिंग स्लो है वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ये ऐसा ही हो गया जैसे हमें खाना मिलता है तो हम हेल्दी हो जाते हैं,
अगर खाना नहीं मिलता है तो हम हेल्दी नहीं रह पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्लांट्स के साथ भी है कि अगर उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करोगे आप तो वो वीक हो जाएंगे और आपको अच्छी क्रॉप नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है। आगे है मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. आपने देखा होगा आपके गांव में जो गोबर होता है गायों का, उसको एक तरफ फेंक दिया जाता है, एक तरफ इकट्ठा किया जाता है और बाद में गोबर जब वो सड़ जाता है तो उसको खेतों में फेंक दिया जाता है। अगर खेत आपके यहाँ नहीं हो तो क्यारियों में कम से कम आपने उसको फेंका हुआ देखा होगा। तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, यानी कि सड़ जाना। तो हमारे जो भी एनिमल वेस्ट हैं या प्लांट वेस्ट हैं, प्लांट से निकलने वाली पत्तियां हो गई, उनके सूखे पौधे हो गए, घास हो गई, सूखी घास हो गई, या फिर एनिमल जितने भी वेस्ट होते हैं जिसे हम डंग कहते हैं, गोबर कहते हैं, चाहे वो काऊ डंग हो, चाहे वो गोट का हो, चाहे वो किसी भी तरह किसी भी एनिमल का डंग हो, मतलब डंग मतलब गोबर हो, इस तरह के वेस्ट को जब हम इकट्ठा करते हैं और उसको सड़ने देते हैं, किसकी हेल्प से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से। जब हम गोबर को सड़ने देते हैं तो वो क्या हो जाता है? बहुत उपयोगी हो जाता है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और उससे उसको प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं। तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का तरीका क्या है कि हम उसके जो एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है उसको सड़ा दें। द डिकम्पोज्ड matter is used in organic manure. You have already learnt about वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्लास 6 में हम वर्मी कंपोस्टिंग का थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके होंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक बार फिर से देख लें। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक बड़ा सा पिट बनाया जाता है। पिट मतलब गड्ढा। इसमें एक बड़ा सा पिट बनाया जाता है। आजकल गांव में बहुत सारे गांव में प्रोजेक्ट्स भी चले हुए हैं। इसमें एक सीमेंटेड पिट बनाया गया और इस पिट के अंदर क्या डाला गया? गांव में बचा हुआ सारा गोबर डाला गया। तो गोबर जब इसके अंदर डाला जाता है उसके बाद इसमें कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। कीड़े कौन से? अर्थवर्म। क्या छोड़े जाते हैं? अर्थवर्म। अर्थवर्म आप जानते होंगे, जिनको हमने केंचुआ नाम भी दिया था, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म क्या करते हैं? इस सारे जो वेस्ट मैटर है इसको खाते हैं और जब वो उसमें से जब उनके जो वेस्ट बनता है जो ये वेस्ट देते हैं अर्थवर्म, उस वेस्ट में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। तो इस तरह ये गोबर जो है क्या हो जाता है? बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर सकता है। तो इस तरह की सप्लाई मेंटेन करने के लिए हम वर्मी कंपोस्टिंग इस तरीके को कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या किया जाता है? वर्म्स की हेल्प से किसी चीज़ को डिकम्पोज किया जाता है, यानी उसको ख़त्म किया जाता है। और उसमें ज़्यादातर कौन सा मैटर होता है? प्लांट या एनिमल वेस्ट ही होता है। उसको पिट्स में भर दिया जाता है, गड्ढों में भर दिया जाता है और फिर वहाँ पर कीड़े छोड़ दिए जाते हैं, केंचुए जैसे कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी सड़ा देते हैं। और फाइनली उससे हमें क्या देते हैं? गुड अमाउंट ऑफ मैन्योर देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र दिख रहा है आपको। एक पिक्चर आपको दिखाई गई है यहाँ पर। तीन कप दिए गए हैं, कप नंबर 1, 2, 3 ABC करके दिया गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक कप में आपको प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो करते हुए नहीं दिख रहे होंगे, दूसरी कप में ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, एक में थोड़ा कम, दूसरी में बहुत ज़्यादा और तीसरी में बिल्कुल ही कम दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीन कपों में अंतर क्या है? इसमें किस तरह ज़्यादा पौधे उग गए हैं। तो बच्चों ये इसके पीछे कारण जो है इनका सॉइल का टाइप है। तो सॉइल के टाइप में मतलब क्या होगा? अब इसमें एक्टिविटी करने को बोला इन्होंने, ये बोला है टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम, यानी मूंग या चने की दाल लेंगे और उनको रात भर भिगा के रखेंगे। उसमें जो है क्या निकल आएंगे? अंकुर निकल आएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे वो। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, मार्क them as ABC. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung. In glass B, put the same amount of soil mixed with little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. तो तीन तरह के ग्लास इन्होंने लिए। फर्स्ट ग्लास में इन्होंने क्या डाला? जो फर्स्ट आपको दिख रहा है इसमें केवल डाला गया ग्लास नंबर A में काऊ डंग। तो डंग मतलब गोबर, इसमें केवल गोबर डाला गया है।
इसमें दूसरे में डाला गया फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र मीन्स ऐसा केमिकल जिसमें कि अच्छे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे। और तीसरे में डाला गया नथिंग, इसमें कुछ नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि काऊ डंग वाले तो थोड़ा ग्रो हो रहे हैं और फर्टिलाइज़र वाले बहुत फास्टली ग्रो हो रहे हैं, और जो हमारा जिसमें कुछ नहीं था, कोई न्यूट्रिएंट नहीं था, उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि फर्टिलाइज़र्स बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं, तो प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जबकि जो काऊ डंग होता है वो उतना तेज़ी से नहीं करता, इसलिए उसमें बिल्कुल थोड़ा कम होते हैं। और जो सबसे कम तेज़ी से कौन सी करती है, कौन सी सॉइल करती है? जिसमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत कम होती है। तो इस तरह हम इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं। तो आगे इसने फर्टिलाइज़र्स के बारे में लिखा है कि फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स which are rich in particular nutrients. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some of examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो बच्चों फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं ये मैन मेड है, इसका मतलब इनको फैक्ट्रियों में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज़। और इसमें बहुत सारे नाम हैं। यूरिया मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, उसके बाद अमोनियम सल्फेट, इसके बाद सुपर फॉस्फेट, फिर पोटास, फिर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो इतने सारे जो अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें जो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो नाइट्रोजन की ही होती है। तो नाइट्रोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो सीड्स बनाने के लिए ज़रूरी है, पौधों में बीज बनाने के लिए, इसलिए लगभग सब में नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो केमिकली मेड होते हैं, यानी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, और ये पेट्रोलियम के वेस्ट मैटर से बनते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे प्लांट को जल्दी से इस न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपको गांव में अगर आपको गोबर खेतों में पहुंचाना है, तो उस गोबर के लिए माना आपने 100 किलो गोबर आपने खेतों में पहुंचाया, और इतना जितना इसमें नाइट्रोजन होगा इस गोबर में, उतना ही नाइट्रोजन लगभग आपको 1 किलो यूरिया में मिल जाएगा। यानी 1 किलो यूरिया का एक डब्बा होगा या एक पैकेट होगा, तो उसमें आपको उतना ही नाइट्रोजन मिल जाएगा जितना आपको 100 किलो गोबर में मिला। तो कौन ज़्यादा बेटर है? फिक्स है कि जो आपका फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा अच्छा है। किसके टर्म्स में, किसकी कंडीशन में? कि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आसानी से दे सकता है, इसको ले जाना आसान है, स्टोर करना आसान है। गोबर को तो उतने दिन तक सड़ाना पड़ेगा आपको, फिर 100 किलो बनने में बहुत समय लगेगा, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, पैसा लगेगा आपका। जबकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, आसानी से स्टोर हो सकते हैं, आसानी से यूज़ हो सकता है इनका। तो ये फ़ायदे की चीज़ है। और जो गोबर है वो थोड़ा नुकसान की चीज़, नुकसान तो नहीं पर हम कह सकते हैं कि गोबर को बनने में बहुत समय लेता है, बहुत टाइम लगता है इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र फ्रॉम ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि फर्टिलाइज़र ने प्लांट्स जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की है किस किस को बढ़ाने में? वीट को, पैडी को एंड मेज़ को। वीट मैंने गेहूँ के उत्पादन में बहुत मदद की है, उसी तरह चावल के उत्पादन में भी मदद की है, इसी तरह हमारे पास मक्का के उत्पादन में भी मदद की है। परंतु साथ साथ में क्या किया, किसानों ने लालच में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो इससे क्या हुआ, ये पानी के साथ बहने लग गया जो बरसात का पानी होता है, और इससे क्या कॉज होने लग गया? वाटर पोल्यूशन कॉज होने लग गया। यानी ये एक तरह हमारे लिए तो जहर है, ये प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है तो हमारे लिए तो जहर है। अब अगर हमारे पानी में मिक्स हो जाएगा ये, तो हमारे लिए पोल्यूशन बन जाएगा, पोल्यूटेंट बन जाएगा, और इसको हम कहेंगे तब वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा ये सॉइल की फर्टिलिटी भी अफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल जो है प्राकृतिक रूप से खाद को या प्राकृतिक रूप से जो न्यूट्रिएंट है उनको सप्लाई नहीं कर पाएगी। इसलिए आजकल क्या किया जा रहा है कि जो कम से कम है उनका फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए, उसकी जगह फर्टिलाइज़र की जगह किसका इस्तेमाल किया जाए? ऑर्गेनिक मैन्योर का, या लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, या 2 फसलों के बीच में खेत को छोड़ दिया जाए ताकि खेत में खरपतवार उगे
और जब उनको वापस उस खेत में जलाया जाए या फिर उनको जो है डिकम्पोज़ किया जाए तो उससे हमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो इस तरह आजकल खेती के प्रयास किए जा रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स को क्या किया जा रहा है, फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम करना पड़ रहा है। मैन्योर के यूज़ को बढ़ावा देना, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, मैन्योर के यूज़ को बढ़ाया जा रहा है, इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स soil texture as well as the water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. इससे दो फ़ायदे होते हैं मैन्योर को यूज़ करने के। पहला तो ये कि सॉइल में अच्छे पार्टिकल्स बनते हैं जो कि ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इसके अलावा सॉइल में अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी आसानी से बन पाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए अच्छी चीज़ है, यानी मैन्योर का इस्तेमाल करना अच्छी चीज़ है, और जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं उनका हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. दूसरा मेथड हमारे पास है जिससे हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप मैंने फसल, रोटेशन मैंने रूपांतरण, यानी बदल देना, फसल को बदल देना। क्रॉप रोटेशन पक्षांतर कर देना, यानी एक समय एक फसल बोना, अगले साल दूसरी फसल बोना, फिर अगले साल फिर वही पहली फसल बो देना, फिर दूसरी फसल बोना। तो कुछ सीज़न के बाद, निश्चित सीज़न के बाद एक अगली क्रॉप को बदलते रहना, इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस इज़ डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो क्या होता था इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, यानी हमारे उत्तरी भारत में क्या होता था कि फार्मर्स जो हैं पहले एक साल तो चना वगैरह बोते थे, चना मटर वगैरह बोते थे, जिससे उनके एनिमल्स को चारा भी मिल जाता था, और अगले साल वो वीट बो देते थे, गेहूँ बो देते थे। इससे क्या होता था, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते थे, बेसिकली नाइट्रोजन, उसकी सप्लाई अच्छी रहती थी, क्योंकि जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स मतलब चना मटर वगैरह होते हैं, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। एक बैक्टीरिया होता है इनकी जड़ों में, गांठें होती हैं, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को बनाने में मदद करता है। तो चना बोएंगे तो नाइट्रोजन बन जाएगी सॉइल में, और अगली बार जब आप गेहूँ बोएंगे तो वो नाइट्रोजन गेहूँ के प्लांट्स को चली जाएगी, व्हीट प्लांट्स को। इस तरह हम खेती को रोटेशन से भी चला सकते हैं, इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को बोला जा रहा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अभी मैंने कहा था कि you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the root nodules of leguminous plants. Nodules of root of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. तो नाइट्रोजन को कैच करने का काम कौन करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाने वाले, यानी जो चना या मटर के पौधे होते हैं उनमें पाए जाने वाले, उनकी जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। अभी कैसे होते हैं, जरा एक पिक्चर देखें इसका, कैसे पिक्चर देखेंगे, देखें। राइजोबियम जो है वो लगभग कुछ इस तरह होता है, जैसे एक रूट है किसी प्लांट की, माने मटर की रूट है, और इससे जो है ये रूट हेयर्स निकल रहे हैं जो कि सॉइल के बीच में चले जाते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में धंसे हुए रहते हैं। बच्चों, इनमें कहीं कहीं पर ऐसे गांठें पाई जाती हैं, इनको रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। इन गांठों में एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया इसके अंदर देखने को मिलते हैं, इन गांठों के अंदर। ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इन गांठों के अंदर बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जिन बैक्टीरिया को कहा जाता है राइजोबियम। राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कैच करने का काम करता है, यानी वायु में जो नाइट्रोजन होती है उसको बदलने का काम करता है खाद में। तो वो मिट्टी में चली जाती है, और मिट्टी में जब नाइट्रोजन होता है, अगली बार जब हम गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ को अच्छी नाइट्रोजन मिलती है। इस तरह हमें चना या मटर उगाने से हमारे खेत को फ़ायदा पहुँचता है। तो क्रॉप रोटेशन इसीलिए ज़रूरी है। आगे जो है, आगे हमारे पास है, शायद पॉइंट यहाँ पर फिनिश होता हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।